नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्विन मिश्रा। आज विशेष चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान हैं। खास इसलिए कह सकता हूं कि क्योंकि जो इनका लंबा जीवन यात्रा रहा है, बिल्कुल किसी फिल्मों जैसा इसलिए कहना है कि हम लोग कई बार सिनेमा पर्दों पे देखते हैं कि किस तरीके से एक खिलाड़ी या किसी जीवन को फिल्मों में दर्शा के बताया जाता है कि संघर्ष कैसा रहा। शायद हम आप कल्पना नहीं कर सकते उस संघर्ष के पीछे, उस सफर के पीछे कितनी यात्राएं उसने तय की हो, कितनी मेहनत और कितना परिश्रम। इसी कड़ी में हमारे साथ इंटरनेशनल भारत को कई बार रिप्रेजेंट कर चुकी हैं और कई नेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं। इसी पे खास बातचीत चर्चा के लिए हमारे साथ एथलीट डॉक्टर दीप्ति सिंह जुड़ रहे हैं। डॉक्टर दीप्ति सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपके माध्यम से जो है आज मुझे लोगों से रूबरू होने का एक मौका मिला, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हूँ। और इसके साथ ही साथ सर्वप्रथम मैं 135 करोड़ देशवासियों को जो है मैं दिल से मैं उनका धन्यवाद देती हूँ, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी दुआ से मैंने जो है अभी हाल ही में 2019 2 to 7 दिसंबर, जो कि अभी मलेशिया में अभी हम लोग का एशियाड एथलेटिक्स चैंपियनशिप संपन्न हुआ, और मैंने लोगों के आशीर्वाद से, लोगों की दुआ से एक खिलाड़ी देश से ही बनता है और देश की बात तो करेगा। हम लोग सेगमेंट की ओर आगे बढ़ाते हैं और हमारा पहला सवाल है आपसे कि बचपन कैसे बीता और कब लगा कि आप, मैंने सुना है बास्केटबॉल भी खेलती थी और एथलीट में जाना हुआ, तो बचपन में कब लगा कि हमें एथलीट या बास्केटबॉल में जाना चाहिए? एक्चुअली सर इस बात को थोड़ा ये बहुत ही विचित्र तरीके से है, क्योंकि जब एक बच्चा जब धरती पर जन्म लेता है तो उसकी सारी व्यवस्था भगवान पहले से ही कर चुके होते हैं, जिसे भगवान ही जानते हैं कि हमें किस क्षेत्र में जाना है, क्या करना है। और चूंकि मुझे ईश्वर ने खेल की दुनिया में ही जो है मुझे भेजा, और मैंने खेल की दुनिया में मैंने कदम रखा, और मैंने जहाँ पे मैंने जन्म लिया वो एक शिक्षित परिवार से मैं थी, और मैं कैंपस में रहती थी। और वहाँ पे एक बहुत यूपी कॉलेज वाराणसी का मैं लेती हूँ, वहाँ पे एक बीच में एक बहुत बड़ा हम लोग का एक ग्राउंड है, तो वहाँ पे एक माहौल बराबर बना हुआ था खेलने कूदने के लिए। और इसके अलावा जो है पीटी उषा के जो कोच जेएस भाटिया सर, पीटी उषा को हम आप सभी जानते हैं, वो मेरे पहले कोच रहे हैं। और सौभाग्य से जो है इसके पीछे कहते हैं भगवान की सब भूमिका होती है, लीला होती है। सर की जो पोस्टिंग थी वो हमारे यूपी कॉलेज में ही थी, यूपी कॉलेज वाराणसी में, जेएस भाटिया सर, मैं फिर से उनका नाम लेती हूँ। तो सारा माहौल मुझे पहले से एक मिल चुका था, और मैं 2nd 3rd क्लास के से ही जो है मैंने खेल कूद की दुनिया में मैंने कदम रखा था। और वहाँ पे ग्राउंड पे जो है काफी जो है बच्चे वहाँ खेलते थे। हाँ, चूंकि लड़के ही उसमें ज्यादा की संख्या में रखते थे, वहाँ पे लड़के ज्यादा प्रैक्टिस करते थे। और मैं जिस गेम में थी वो एथलेटिक्स था, और मैं बास्केटबॉल की भी मैं प्लेयर रही और नेशनल लेवल की मैं प्लेयर रही। तो वहाँ पे एथलेटिक्स, उसी पे एक सवाल था कि आप इतना अच्छा जब चल रहा था आपका और आपकी पढ़ाई भी अच्छा चल रहा था, फिर क्या आन पड़ी कि 2000 में आपको पूरी तरीके से खेल छोड़ना पड़ा, मतलब पूरी एक तरीके से बना? सर बहुत ही विचित्र और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेरी भी लाइफ भी थी, और मैंने भी बहुत सारे जो है दर्शक जानना चाहता है। आप जैसे बहुत सारी बेटियां जिन आस लगा के बैठी हैं कि कल को और भी निकल के आएंगी बेटियां, तो उनके लिए एक जो लकीर खींची जा रही है समाज में या खींची गई, उसे कैसे तोड़ सकती हैं या उसे कैसे पार करती? बताती हूँ सर मैं। वो बहुत ही सर दिलचस्प और बहुत ही अजीबोगरीब कहानी रही मेरी। और आज मैं फर्स्ट टाइम जो है मैं इस चीज को आपके माध्यम से मैं लोगों को मैं बताने जा रही हूँ। 2000 के आसपास जो है मैंने जब खेल को छोड़ा, क्योंकि मैं एक शिक्षित परिवार से थी, और जब मैं छोटी थी तो मैं पूरी तरीके से मैं खेलती थी। लेकिन चूंकि समाज में ही कुछ ऐसे एलिमेंट्स, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं, जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, और जब मैं खेलने के लिए मैं बाहर जाती थी भाई, जब मैं 9th 10th क्लास में आई तो थोड़ा सा आदमी भाई बड़ा तो लगभग माना ही जाता है। मैं जब बाहर खेलने के लिए जाती थी तो समाज के लोग थोड़ा सा उसको अजीबो तरीके से, मुझे महसूस होता था, लोग अच्छा नहीं मानते थे। और मेरे घर में पूरी तरीके से पढ़ाई का माहौल था और खेल कूद का भी माहौल था, लेकिन उस समय खेल का बहुत स्कोप नहीं था, ये बात मैं बोलूंगी, और लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। तो ये सारी चीजों को जो मैंने भी फेस किया, मैं भी इन सब चीजों की मैं शिकार हुई। और मेरे पिताजी का चूंकि कहना था कि नहीं, पहले तुम अपनी पढ़ाई को करो, ऐसा कोई वो नहीं था बंधन कि नहीं मुझे नहीं खेलना है। लेकिन मुझे पढ़ाई, चूंकि मैं शिक्षित परिवार से रही, तो खेल का ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा मेरे पढ़ाई का ज्यादा मेरा दबदबा रहा। तो मुझे आज उसकी कीमत मुझे समझ में आती है, ऐसा नहीं है।
तो मेरे पिताजी का ये कहना था कि तुम पहले अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करो, और हम लोग 5 भाई बहन हैं। और मेरे एक भाई जो है वहीं यूपी कॉलेज में ही जो टूरिज्म डिपार्टमेंट में वो अध्यापक है, रीडर है। एक भाई मेरे बॉलीवुड में है, वो डॉक्टर भी रहे हैं, लेकिन उनकी भी कहानी लगभग मेरी तरीके से रही। वो भी खेल में बहुत अच्छे रहे, लेकिन उनका एक पैशन था कि मुझे फिल्म लाइन में जाना है। तो उन्होंने भी लगभग इसी चीज को उन्होंने भी फेस किया, क्योंकि पापा का यही कहना था कि पहले अपनी पढ़ाई तुम लोग कंप्लीट करो, उसके बाद तुमको जिस क्षेत्र में जाना है तुम लोग करो। और चूंकि उस समय में खेल का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था लेडीज के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सी चीजों को जो है दिक्कत तो होती है। मैं भी घर से निकलती थी तो मुझे लगता था लोग अच्छी तरीके से नहीं देखते। मैंने खेल को छोड़ दिया सर। आपने खेल को छोड़ने के बाद, आपने खेल छोड़ने के बाद एक आदर्श बेटी का तो फर्ज निभाया, लेकिन आप घर बैठी नहीं। मैंने सुना आप पीएचडी भी की और बीपीएड भी किया। उसके बाद आपने 1-2 की बात नहीं, 22 अंतरराष्ट्रीय रिसर्च पेपर, 20 राष्ट्रीय रिसर्च पेपर। मतलब क्या प्लान था कि पिताजी के पहले अरमानों को, उनके सपनों को पूरा करने के बाद फिर अपने रास्ते पे फिर वापस करना, क्या था? देखिए सर, हम लोग भाई उतनी उस समय सर हम लोग की एज 2000 में जो है बहुत करीब, मैं उसमें बीए में जस्ट मैं यूजी में थी। और उस समय भाई हम लोग का एक्सपीरियंस उतना नहीं होता है जो अपने से बड़ों का एक्सपीरियंस होता है। और आज मुझे उसकी वैल्यू, उसकी कीमत समझ में आती है। उस समय में जो है पापा को चूंकि यही कहना था कि तुम्हें पहले पढ़ाई करना है, उसके बाद जो करना है तुम करो। तो मैंने जो है अपने, चूंकि मेरे सपने जो थे और पिताजी के जो सपने थे वो मेरे सपने पे ज्यादा भारी पड़ रहा था। तो मुझे यही समझ में आया कि पहले जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, मेरा फर्ज बनता है कि पहले मैं उनकी चाह को मैं पूरा करूं। तो ये सारी चीजों को सोचते हुए बहुत मैंने चिंतन किया, विचारा, और मैंने अपने सपने का जो मैंने गला घोट दिया सर। और मैंने जो है पढ़ाई की, और इस पढ़ाई में जो है अब देखिए कि कितने खूबसूरत तरीके से जो है भगवान मुझसे जो है ये सारी चीजें कराते चले जा रहे हैं। और आज जिस जगह में आज मैं पहुंची, सभी लोगों का आशीर्वाद, दुआ मिला, और भगवान पहले से हर चीज को रच के भेजते हैं। तो 2000 में मैंने सर जब खेल को छोड़ दिया, तो फिर उसके बाद मैंने पूरी पढ़ाई मैंने की। इस दौरान मैंने जो है एमए किया 2002 में। उसके बाद मैंने बीपीएड किया, एमपी किया, एमफिल किया, और बीएचयू से मैंने मास्टर डिग्री ली, और वहां से मैंने योग डिप्लोमा किया, योग सर्टिफिकेट कोर्स किया, एमफिल भी मैंने 2008 में किया। फिर मेरा पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हुआ, मेरा अवार्ड हुआ ये 2015 में। उसके बाद मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की, मैंने फिजिकल एजुकेशन की भी मैंने जॉब की। और अब मैं बताऊं कि जब मैं, यस सर, और मैंने कई पेपर, मैंने जो है 22 इंटरनेशनल पेपर मैंने पब्लिश किए, और सभी मेरे खेलकूद, योग, शारीरिक शिक्षा पे रहे, और 20 नेशनल पेपर सभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहे। तो खेल की दुनिया में जो है मेरा चीज मुझसे छूट चुकी थी, वो अंदर की जो आग थी वो मेरी बुझी नहीं थी सर। मुझे अपने पापा के सपनों को पहले पूरा करना था सर। और फिर जो है इन सालों में आपने पढ़ाई कंप्लीट की। अगर मैं सही हूँ तो आपने फरवरी 2019 में वापसी की थी, और ये 20 साल के बाद आपने जिस तरीके से वापसी की, कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आप पूरी तरीके से उस लाइन से डिस्कनेक्ट होके पढ़ाई आपने कंप्लीट की, पीएचडी की, रिसर्च पेपर निकाले, आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब की। उसके बाद 20 साल बाद आपको वापसी करना कितना चैलेंजिंग था? सर बहुत ज्यादा सर ये चुनौती थी। और मैं इस बात को मैं बोलूंगी कि एक चीज को आपके क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के मैं इस चीज को मैं बोलना चाह रही थी कि जब मैंने बीपीएड का सर मैंने जब एंट्रेंस दिया, तो वहाँ पे भी मैंने जो है, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स में मैं काफी अच्छी रही, वहाँ पे मैंने जो है 5वें स्थान, लड़कों में मेरी जो है वहाँ पे 5वीं पोजीशन थी, लड़कियां मुझसे बहुत पीछे थी। और जब मैं मास्टर डिग्री के लिए मैं बीएचयू में एंट्रेंस देने के लिए गई, तो वहाँ पे जो है मैंने 300 का जो एक फुल मार्क्स होता है, और वहाँ पे कैंडिडेट टेस्ट हुआ था फिजिकल। तो मेरे लिए बहुत आसान था, क्योंकि मेरा हर्डलर हूँ मैं, और मेरे लिए हर्डल उसमें कैंडिडेट टेस्ट में एक हर्डल टाइप का जो पूरी उसमें जो है चीजें बनी हुई थी, उसमें क्रॉस करना था। मेरे लिए बहुत आसान था। मेरे साथ के जो बैचमेट थे वो बातें कर रहे थे कि भाई ये तो कैंडिडेट टेस्ट है, बड़ा टफ होगा, बड़ा मुश्किल होगा। तो मैं भी नहीं जानती कि कैंडिडेट टेस्ट होता क्या है। जब मैंने इस चीज को मैंने जाना, तो मुझे लगा अरे ये तो मेरे लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं हर्डलर हूँ, मेरे लिए बहुत आसान था कि 60 मीटर के रेंज में मुझे सारे इवेंट्स को करना था। और आप लोग के आशीर्वाद से सर, आप लोग की दुआ से मैंने वहाँ पे 300 में 300 फुल मार्क्स मैंने उठाया था। और बीएचयू से वापसी के बाद की बात बता रही हैं? वापसी के पहले की सर, मैं वापसी के अभी मैं इस बात को बताना चाह रही हूँ सर, मैं वापसी के पहले की बात को बता रही हूँ। और वहाँ पे सर मैंने 300 में 300 फुल मार्क्स उठाया, और मैं पहली थी जो पूरे जितने लोग आए थे विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से वहाँ पे देने के लिए टेस्ट, वहाँ पे मैं अकेली थी जहाँ मेरा बीएचयू में सर सिलेक्शन हुआ। और जब मैं एक चीज और मैं सर बहुत आपको इंटरेस्टिंग चीज बता रही हूँ, आज मैं पहले आपसे पहले हैं जिनसे मैं अपनी सारी चीजों को आज मैं खुल के मैं शेयर करूं, क्योंकि हर बार मैंने हर बार आपका शो है।
जी सर, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है मुझे बहुत अच्छे लगे सर, और मैं सब कुछ आज मैं हर चीज को मैं उजागर करना चाहती हूँ सर। तो मैं उस वाकया को मैं जरूर बताना चाहूंगी कि जब मैं 2007 के आसपास जब मैं फिजिकल वहां पे जब टेस्ट देने के लिए गई सर, तो लड़कियों को कमेंट्स भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी बहुत कमेंट मिले हैं, लेकिन उस टेस्ट के दौरान मेरा खेल काफी छूट चुका था, काफी वक्त बीत चुका था। जब मैं मास्टर के लिए मैं गई फिजिकल देने के लिए, बाकी लड़कियां सर जब करें तो काफी ज्यादा कमेंट्स हो रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा उस बीएचयू एमपी थिएटर ग्राउंड से काफी लड़कों के कमेंट्स, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी सर, काफी समझ सकते कमेंट्स आ रहे थे। मैंने जब मेरा नंबर आया सर, तो पता नहीं क्या लोग मुझे जानते होंगे चाहे जो भी, क्योंकि लोगों की बातें भी जो है मेरे कान में आ रही थी कि ये वही तृप्ति है, ये बहुत अच्छी एथलीट है, और बस मुझे यही सर कान में सुनाई दिया। और जब मैंने किया वहां पे तो पूरे ग्राउंड में सर सन्नाटा था, और सर मैंने वहां 300 में 300 फुल मार्क्स उठाया था फिजिकल में। तो ये चीजें रही सर। अब जी सर, अब आप सर ये पूछ रहे हैं कि 2020 साल के बाद जो है किस तरीके से मैंने खेल को जो है मैंने कम बैक किया सर। तो मैं बताऊं कि सर मैं जो है काफी पढ़ाई सब कुछ किया, वर्कशॉप किया, सेमिनार अटेंड किया सर, मैंने कई सेमिनार कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप अटेंड किए, और असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन, यहाँ तक कि मैं जॉब कर रही थी शेपर्ड डिग्री कॉलेज में। लेकिन अब सर ये देखिए कि मेरे अंदर का जो एक लॉ था खेलने का, वो सर बुझा नहीं था। मैं हर पल हर समय मैं मिस करती थी सर। और मेरे पास हमारे गुरुजी का फोन आया, मेरे जो सेकंड मेरे कोच रहे दिनेश जायसवाल सर, जिनके अंडर में यूपी कॉलेज की धरती पे सर मैं प्रैक्टिस करती थी, उन सर का मेरे पास फोन आया और मैं जॉब कर रही थी वहाँ पे। उन्होंने मुझे बोला कि तृप्ति प्लीज कम अगेन ऑन द ट्रैक, जितना पढ़ना था तुमने पढ़ लिया, अब काफी समय हो चला है बेटा, अब तुमको जितना करना था सारी डिग्रियां तुम हासिल कर चुकी हो, ऐसी कोई चीज बची नहीं है। तो अब मैं ये चाहता हूँ बेटा कि तुम फिर से स्पोर्ट्स लाइन में जो है ट्रैक पे कम बैक करो। तो सर पहली बात तो सर मुझे वो मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद सर मैंने बोला कि सर जब आपने वापसी का मूड बना रही थी, तो आपको क्या लगा उस समय कि किस तरीके से आपको परिवार का साथ मिला? आपकी शादी भी हो चुकी थी, आपकी एक बेटी भी, किस तरीके से माहौल था घर में जब आपने वापसी का सोचा? किस तरीके परिवार के सदस्यों से क्या बातचीत उस समय चल रही थी? सर कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं इस बारे में जो है मैं कहूंगी कि मैं बहुत लकी रही कि शादी के बाद भी मुझे ऐसा ससुराल मिला, और विशेष तौर पे जो है हमारे हस्बैंड सतपाल सिंह, आपका भी बहुत सहयोग रहा, तो मुझे ऐसी कोई सर बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई। हाँ, एक बेटी का जो है एक थोड़ा सा रोल अदा, उसको जो है एक माँ का रोल अदा करना बेटी के लिए, वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल रहा, क्योंकि मेरा भी काफी समय जो है उसको पालने में काफी समय बीता। तो सर ऐसा बहुत कुछ इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं रहा, क्योंकि मुझे सपोर्ट बहुत मिला। मेरे हस्बैंड जो है वो काफी अच्छे, वो कवि भी हैं, एक अच्छा उनका शौक है कविताएं लिखना, तो उनका एक दिल जो है वो कवि का ही है। तो अब आप समझ सकते हैं सर कि मुझे ऐसी बहुत कुछ ऐसी चीजों को मुझे प्रतिबंध नहीं लगा। होती होंगी कविताओं से, आपको मोटिवेट करते होंगे। इसी पे एक सवाल मेरा और है कि आप 20 साल बाद वापसी की, देहरादून कैंप में गई, वहां आपने 5 राष्ट्रीय मेडल जीते, जबकि यूपी की तरफ से इकलौती आप खिलाड़ी थी। उसके बाद आप गोवा में 2 राष्ट्रीय मेडल, देहरादून सर गोवा में मैंने लिया था, आपने जीते थे। तो कैसे दोनों जगह से मैंने वहाँ पे हासिल किया। कैसे संभव पाया खिलाड़ी के तौर पे, जब वो इतने दिनों से, इतने सालों से ट्रैक से दूर रहे और आते ही 6-7 मेडल लेता है? सर ये हमारे आप मतलब मैं कहूंगी कि पूरे देशवासियों का सर मेरे साथ ये आशीर्वाद रहा, ये दुआ रही, क्योंकि सर खेल में खिलाड़ी मेहनत बहुत करता है सर, लेकिन किस्मत और लक भी बहुत चलता है सर। तो ये भी कुछ रहा मेरे लिए रहा कि जो मैंने बहुत जो है मुझे खुद नहीं पता था सर, क्योंकि जब 20 साल के बाद सर मैंने जब इस खेल की दुनिया में मैंने कम बैक किया था, तो मुझे बहुत ही फिजिकल मुझे प्रॉब्लम हुई। पूरा सर मेरा पैर में स्वेलिंग आ चुका था, और समय बिल्कुल भी नहीं था। 20-22 दिन का कॉम्पिटिशन था, 20-22 दिन के बाद ये कॉम्पिटिशन होने वाला था, और उसमें जो है कुछ संडे भी पड़ा होगा सर, तो मात्र 16-17 दिन ही तो मेरे पास बचे। तो मैंने सर प्रैक्टिस किया था, और बहुत सी प्रॉब्लम्स मुझे हुई। बेटी को लेकर के ट्रैक पे जाना, साथ में मेरा एक छोटा भाई की तरह समझ लीजिए, उसका भी बहुत सपोर्ट रहा, मुझे लेकर के जाना, बेटी को संभाले रहना, वो ट्रैक पे मुझे देखते थे सर। बहुत दिक्कतें मुझे हुई सर, पैर में स्वेलिंग आ गई, स्वेलिंग मेरी जा नहीं रही थी। मैं डॉक्टर सर के पास गई जब 2-3 दिन रह गए थे सर देहरादून मुझे जाने के लिए, तो सर ने बोला कि ओ माय गॉड, तुम्हारा पैर तो बहुत ज्यादा ऊपर से नीचे तक स्वेल कर चुका है। तो मैंने बताया कि सर मेरा 20 साल का गैप हो चुका है सर, नेट 20 इयर्स मेरे गैप हुए सर, और मुझे सर 2-3 दिन बाद मुझे सर खेलने के लिए जाना है। तो सर ने मुझे ये बोला कि तुम अपने शरीर के साथ तृप्ति अत्याचार कर रही हो, और तुम्हारा जो इवेंट है वो बहुत ही टेक्निकल इवेंट है, तो मैं तुमको जो है मैं राय नहीं दूंगा कि तुम जाओ। लेकिन कहते हैं ना सर, एक खिलाड़ी सर जो मेहनत करता है
ट्रैक पर, तो उसके दिमाग में माइंड सेट होता है कि मुझे इस कंपटीशन में जाना है। और चूंकि मेरे कोच सर ने जो है मुझे मोटिवेट किया कि तुम कर सकती हो, तुम औरों से बहुत अच्छा कर सकती हो, इतना तुम्हारा गैप जरूर हो चुका है। जब सर ने ये चीज मुझे बोली, ये लाइन जब सर ने बोला, बिल्कुल, तो भाई क्योंकि एक कोच ही सबसे बेहतर तरीके से जान सकता है कि उसके खिलाड़ी में कैसी प्रतिभा है। जी, तो यही चीज मेरे लिए बहुत बड़ी शक्ति थी सर। और मैं गई वहां पे सर, और वहां पे मैंने जो है गोल्ड मेडल लिया सर 100 मीटर हर्डल में। और उसके बाद सर मैंने वहां पे बास्केटबॉल में भी सर मैंने, चूंकि मेरे लिए दोहरे सौभाग्य की बात है सर कि देहरादून में सर अदर्स गेम्स भी होते हैं, तो हो रहे थे कंपटीशन में, वहां पे मैंने बास्केटबॉल में भी मुझे कहा गया कि इसमें आप पार्टिसिपेट करो, तो सर मैं उसमें भी मैं खेली थी। और वहां पे भी जो है हम लोग का सिल्वर मेडल लगा था नेशनल में सर। तो ये सर एक मेरे दोहरे सौभाग्य की बात थी। देश अब सुनिश्चित रहे, निश्चिंत रहे पूरी तरीके से कि एथलीट नहीं तो बास्केटबॉल में मेडल लाएंगी। जी सर, बहुत अच्छी बात जी है। सर, अब मैं सर वो भी 20 साल के बाद सर, 20 साल के बाद सर। और ये सोचिए सर कि तुरंत फिर हमारा एशियाड हुआ सर दिसंबर में। उससे में एक सवाल था, अब एशियाड गई थी जब, वहाँ मलेशिया में हुआ था एशियाड, वहाँ चाइना था, पाकिस्तान था, श्रीलंका था, मलेशिया की खिलाड़ियां थी। तो मान दे कि आप गोल्ड जीती, जबकि एक खिलाड़ी के लिए चाइना में अच्छे खिलाड़ी होते हैं, मलेशिया में देखा हूँ गेम्स बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। तो आपने कैसे उनको, मतलब आपने कंपटीशन में बीट किया और मेडल डायरेक्ट 20 साल वापसी, और वो भी एशियाड में मेडल आप लाई, वो भी गोल्ड। आपका अनुभव कैसा रहा? सर अनुभव तो मैं क्या बताऊं, मैं सर बता नहीं सकती हूँ। मुझे खुद नहीं पता था कि 1 साल के अंदर जो है 20 साल के बाद जो है मैं फिर से स्पोर्ट्स में कम बैक करूंगी। और मैंने 2 ही नेशनल खेला सर, फरवरी में और अगले जून में, ये 2019 की मैं बात कर रही हूँ सर। और अगले तुरंत जो है दिसंबर में ही मेरा मलेशिया में हुआ सर, और मैं हर जगह मैं गोल्ड मेडल मैंने लिया सर। और ये जो मेरा एशियाड अभी मलेशिया में हुआ था सर, वहाँ 58 कंट्रीज के बीच में हम भारत देश के खिलाड़ी भी गए थे सर वहाँ पे। और वहाँ पे मैंने जो है, चूंकि फाइनल क्वालिफाई जो है, कुछ क्वालिफाइंग होते हैं, उसको मैंने क्वालिफाई करने बाद हम लोग सर फाइनल में वहाँ पे मैं गई। और जो सर मैंने गोल्ड मेडल लिया सर, ये मैं उस चीज को मैं शब्दों में मैं नहीं बयां कर सकती हूँ सर, क्योंकि 20 इयर्स के बाद सर, और मेरा पहला अंतर्राष्ट्रीय सर ये जो है वो रहा, और उसमें जाकर के मैंने गोल्ड मेडल लिया 58 कंट्रीज के बीच में जाके। और पूरे यूपी से सर मैं बताऊं कि एक इंडिविजुअल इवेंट के तौर पर, मतलब एक खिलाड़ी का एक व्यक्तिगत जो स्पर्धा होती है, उसमें मैंने अपने इवेंट में यूपी से किसी का गोल्ड नहीं था, सिल्वर नहीं था और ब्रॉन्ज नहीं था इंडिविजुअल इवेंट में। वहां पे मैंने इंडिविजुअल इवेंट में सर पूरे देशवासियों की दुआ से, आशीर्वाद से सर मैंने वहां गोल्ड मेडल लिया। तो बहुत ही सर अच्छा अनुभव रहा। बाकी सर मैं आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलूं। काफी एकदम प्राउड मोमेंट होता है, क्योंकि जिसके लिए आप खेलते हैं और आप उस देश को रिप्रेजेंट करें और गोल्ड लेके आए, काफी बड़े। जी सर, जी सर। और ये मेडल सर, ये मेडल जो है, मैं देश के लिए हम लोग जीतते हैं सर, क्योंकि कोई भी जीता गया मेडल खिलाड़ी के द्वारा, ये उसका अपना खुद का मेडल नहीं होता है सर, ये उसका अपना पर्सनल मेडल नहीं होता है, ये पूरे अपने देशवासियों का, उनके आशीर्वाद से, उनकी दुआ से जो हम लोग खिलाड़ी मेडल को जीतते हैं। जीतते हम लोग जरूर है सर, लेकिन हमारा पूरा देश जीतता है सर। और ये मेडल हमारे पूरे देशवासियों का मेडल है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही, उनकी दुआ से ही सर सबकी लोगों की निगाहें हम लोगों पे रहती हैं सर। मेहनत हम लोग जरूर करते हैं, जीतते हैं हमें, लेकिन हमारा पूरा देश जीतता है, और यही हम लोग की सबसे बड़ी ताकत होती है सर। बिल्कुल, मैं देख सकता हूँ आप वहाँ लौटने के बाद ही शायद आपके पीछे कुछ तस्वीर दिख रही है, मुख्यमंत्री योगी जी की है, और झारखंड के मुख्यमंत्री की है, राज्यपाल महोदय जी की है, महामहिम राज्यपाल महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की है। तो कैसे लगता है कि भारत जैसे देश में क्रिकेट का बोलबाला है, उसे धर्म की तरह पूछते हैं, जब एथलीट को ऐसे मुख्यमंत्री राज्यपाल सम्मान करते हैं, तो कितना प्राउड फील होता है, और क्या लगता है आने वाली पीढ़ी के लिए एक रास्ता खुल रहा है? क्या बताऊं सर, देखिए ये बहुत ही सेंसिटिव बात आपने, और 2 तरीके के क्वेश्चन है सर, लेकिन इसका जवाब सर लगभग एक ही मैं देती हूँ सर। पहली बात तो सर हम लोग मेहनत करते हैं सर, खिलाड़ी मेहनत करता है, लेकिन अगर वो सिर्फ भूखा होता है सर, तो सिर्फ सम्मान का भूखा होता है सर। और सर जब खिलाड़ी के गले में, स्टेडियम के अंदर जब एक खिलाड़ी जो है लोगों के बीच में उस मेडल को अपने गले में लेता है सर, तो उसकी सबसे बड़ा उसका ख्वाब, उसका सपना, उसका यही होता है सर कि लोगों का सम्मान मुझे मिलता है। और जब हम लोग गले में सर मेडल को लेते हैं सबके बीच में, तो लोगों के, ऑडियंस के बीच में सर उनकी जो तालियों की गूंज, उनकी तालियों की जो गड़गड़ाहट हम लोग के कानों में आती है सर, वो बहुत ही सर, मतलब वो एक कहते हैं इंस्पायरिंग होता है सर। उससे हम लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, ताकत मिलती है।
यही सर हम लोग की सबसे बड़ी ताकत है, यही सर हम लोग की सबसे बड़ी पूंजी है। हम लोग का एक जो कहते हैं ना कि लोगों का, हम लोग का जो भूख होती है सर, वो लोगों से सम्मान मिलना सर। और भाई मैं योगी जी के द्वारा जो है मैं 2 बार मैं सम्मानित हुई सर। एक बार नेशनल में जब मैं खेल करके आई तो भी जो है मुझे सौभाग्य मिला सर, मैं उनके द्वारा सम्मानित हुई। और उन्होंने ये भी मुझे बोला कि अभी जो है हमारा जो एशियाड अभी 2 से 7 दिसंबर 2019 में जो भी हुआ था सर, उसके लिए भी उन्होंने मुझे जो है पूरी तरीके से मुझे मोटिवेट किया कि बेटा तुम जा रही हो, यहाँ तो तुमने नेशनल में लिया, तुमको वहाँ एशियाड में भी जो है गोल्ड मेडल ही लेकर के आना। तो सर ने मुझे ये बात बोली थी, मुझे याद था, और मैं एशियाड में सर गई और वहाँ पे भी सर जो है सबके आशीर्वाद से सर, क्योंकि उतने 135 करोड़ देशवासियों की दुआएं आशीर्वाद मेरे साथ था सर, क्योंकि किस्मत भी बहुत सर चलता है खेल में कि खिलाड़ी मेहनत भी करता है, लक भी बहुत होती है, लक लोगों का आशीर्वाद, लोगों की दुआ से बनती है सर। और वहाँ पे सर मैंने गोल्ड मेडल लिया। और हमारे जो है यूपी के माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी ने, इन्होंने जो है मुझे तिरंगा उड़ा करके मुझे सम्मानित किया, जो सर बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों के लिए सारे खिलाड़ियों के लिए बहुत गर्व की बात है। मुंबई के राज्यपाल जी के द्वारा भी मैं वहाँ सम्मानित हुई सर। और अपने मुख्य वहाँ झारखंड के जो है शिबू सोरेन जी के द्वारा वहाँ भी सर मैं, हेमंत सोरेन जी के द्वारा मैं सम्मानित हुई सर। तो एक खिलाड़ी के लिए सर बहुत ही गर्व की बात होती है। और रही बात क्रिकेट की सर, तो ये सर एक तरीके से देखिए तो ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है सर, क्योंकि एक एथलीट जो है सबसे ज्यादा, मैं तो बल्कि बोलूंगी कि सबसे ज्यादा अगर कोई हार्ड वर्क जिसमें होता है तो वो है सर एथलेटिक्स खेल। क्योंकि इसमें खिलाड़ी सिर्फ अकेले खुद वो मेहनत करता है, अपना खुद का पसीना बहाता है, उसमें टीम नहीं होती है सर साथ में। लेकिन आज हमारे भारत में आप देखिए तो लोगों से, बच्चों से पूछिए कि एथलेटिक्स के 5-6 खिलाड़ियों का नाम बताओ तो शायद वो नहीं बता पाएंगे सर अंतरराष्ट्रीय लेवल के। और अगर क्रिकेट में सर आप पूछिए तो उन्हें सारे क्रिकेट में जितने भी खिलाड़ी हैं सभी के लगभग नाम पता होंगे। और कहेंगे कि अलग से भी जो कुछ एक्स्ट्रा खिलाड़ी हैं जो उभरने वाले हैं, उभर रहे हैं, वो भी उन्हें पता है सर। तो ये सर हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, सरकार को उस पर सर विचार करना चाहिए सर। बिल्कुल उम्मीद है आप जैसे खिलाड़ी भी आ रहे हैं तो इधर भी लोगों का ध्यान केंद्रित भी हो रहा है, और अब तो लोग गेम देख भी रहे हैं। इसी पे एक मेरा सवाल है, जिस तरीके से आपने नेशनल बताया, फिर इंटरनेशनल में आपने मेडल जीता, ऐसी प्रतिभा और आपका हौसला देख के लग रहा है कि आने वाले समय में भारत को और भी गर्व करने का मौका आप देंगे और गोल्ड जीतेंगे। कैसी योजना है और क्या कौन-कौन से अभी इवेंट होने वाले हैं एथलीट के, जरा बताइए आप। अभी सर हम लोगों का भी तो सबसे मेन जो इवेंट होना था, ये भी हम लोग का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो अभी टोरंटो कनाडा में संपन्न होना था सर। ड्यू टू कोरोना वायरस इट्स पोस्टपोन्ड सर, और अभी उसकी डेट अभी क्लियर नहीं हुई है सर। तो अभी तो फिलहाल मेरा सर टारगेट यही है कि हम लोगों को जो है इस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पूरी तरीके से तैयारी करना है। लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस हर जगह, हर क्षेत्र में जो है, हर क्षेत्र से प्रभावित है। तो हम खिलाड़ी तो सबसे पहले से प्रभावित होंगे, क्योंकि हम लोग का प्रैक्टिस ही होता है सर एक बहुत बड़े ग्राउंड के रेंज में, तो बाहर निकलना मुश्किल है सर। तो उसके लिए भी मैंने अपना जो है रास्ता निकाल लिया है सर, अपनी मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और फेसबुक लाइव के माध्यम से भी जो है मैं लोगों को जो है, और ये बात मैं बोलती हूँ कि ऐसे समय में जो है कोरोना वायरस के इस महामारी के दौर में सर, मैं लोगों को, हम सभी भारतीय खिलाड़ी, बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, राष्ट्रीय खिलाड़ी, जो कि उनके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, उनको बूस्ट करने के लिए हम सभी लोगों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी खिलाड़ियों की बनती है सर। तो मैं फेसबुक लाइव के जरिए जो है, मैंने जो भी अपना ज्ञान अर्जित किया खेल के दौरान, पढ़ाई के दौरान, उसे मैं फेसबुक लाइव के जरिए भी लोगों को बताती हूँ। और अपनी प्रैक्टिस भी सर जी, इससे पहले मेरी सर प्रैक्टिस हो जाती है जी सर, मेरी प्रैक्टिस उससे पहले ही हो जाती है। तो दोनों काम मेरा चलता है सर, क्योंकि मैं योगा डिप्लोमा भी हूँ, तो जो की चीजें मैं बताती हूँ। जो आप सीखें, जब तक आप दूसरों को सिखाएंगे नहीं तो आप उसका सीखने का मतलब नहीं रहता। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया थम सी गई है। इस कोरोना वायरस की वजह से एथलीट के बहुत सारे बच्चे हैं जो इस समय स्टेडियम नहीं जा पा रहे हैं, ना तैयारी कर पा रहे हैं, ना प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। तो उनके लिए कोई सुझाव है जो अपने घरों में रह के पूरी तरीके से जो उनका रूटीन था प्रैक्टिस का, किस तरीके से कर सकते हैं? सर बहुत सा ऐसा तरीका है, बहुत से खिलाड़ियों ने जो इसका रास्ता निकाल लिया है, और मैं इसको फिर से मैं बताते चलूँ कि बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा जो है हम लोग अपने ट्रेनिंग को, हम लोग को बाधा नहीं होनी चाहिए। भाई सिंपल सी, अगर कोई भी आपके पास अगर वुडन होगी, लाठी होगी लकड़ी की, तो उसको लेकर के उसके दोनों तरफ वेट लेकर के जो है आसानी से हम लोग बहुत सारी जो हाई नी एक्शन में और जंपिंग एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है,
आप उसे ले करके अपने शोल्डर पे रख करके उसे 20 मीटर 30 मीटर के रेंज में जो है आसानी से जो है करके उसे जो है स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरीके से करके, और अप डाउन कर सकते हैं। और उसके लिए वेट बढ़ाने के लिए ये भी आप कर सकते हैं कि किसी बोरी वोरी में जो है उसमें बालू को भर लीजिए, या फिर उसमें छोटी छोटी गिट्टियों का वेट बढ़ा लीजिए अपने हिसाब से। उसको लेकर के बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज है जो कि हम लोग एक जिम के अंदर जो है वेट मशीन वही तो लेकर के जो है एक तरफ बार में वेट लेकर के हम लोग करते हैं। तो बहुत सारी एक्सरसाइज के ऐसे तरीके हैं, उसे हम लोग आसानी से जो उसे अपने घर में ही थोड़ा सा 1-20 मीटर के रेंज में बहुत आसानी से कर सकते हैं। कुछ ऐसी बहुत सी एक्सरसाइजेज है जो कि हम लोग 20 से 30 मीटर के रेंज में जो है आसानी से जो है कमर में जो है टायर को बांध करके और उसको अप डाउन करके, बहुत सारे उसमें भी स्ट्रेचिंग करने के तरीके हैं, वो भी हम कर सकते हैं। एबीसी की भी एक्सरसाइज होती है, वो भी हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। और बराबर जो है हम लोग जो है स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज तो मान लीजिए वो बहुत ही जरूरी है एक स्पोर्ट्समैन के लिए। तो ये सर ऐसा मुझे नहीं लगता है कि जिन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है पार्टिसिपेट करना है तो ड्यू टू कोरोना वायरस और हर लोग इफेक्ट तो भाई सभी पे आया, हम लोगों पे भी आया, लेकिन हम खिलाड़ियों ने सर रास्ता अपना निकाल लिया है सर। बिल्कुल, किसी भी खिलाड़ी के लिए अपने देश का प्रतिनिधित्व करना, उसके बाद देश के लिए मेडल लाना एक गौरव का विषय होता है। आप इस पूरे सफर से आप गुजर चुके हैं, आपने दोनों किया, देश को प्रतिनिधित्व किया और मेडल लाया। तो आप युवा पीढ़ी को, युवा खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सर जो अनुभव रहा है, मैं युवा पीढ़ी को मैं संदेश देना चाहूंगी कि वैसे तो देखिए सर, कोई भी क्षेत्र हो, आसानी से कोई चीज हासिल नहीं होती है सर, और फिर ये तो खेल है। तो परिस्थितियां भाई अधिकतर देखिए तो 100 में से 70-80% बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आज उभरे हैं। तो उनका भी इतिहास देखेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें दिखाई देती है कि कितना वो संघर्ष किए, कितना वो जूझे उस चीज से। लेकिन सर इसमें सबसे मेन चीज जो एक मैटर करता है वो होता है हमारा अपना विल पावर, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति। अपने उस मंजिल को पाने के लिए हमारा जो एक सपना होता है, हम सोते उठते बैठते हर समय उस चीज को पाने के लिए ललायित रहते हैं। और स्थितियां सर कितने भी विपरीत हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो सर, आपको ही आगे बढ़ना है, कदम आपको ही आगे उठाना है। आपको हाँ शुरू में थोड़ी दिक्कतें बहुत सी आती हैं, परिवार को लेकर के, चाहे समाज को लेकर के, तो उससे हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कितना भी कॉम्प्लिकेशन क्यों ना हो सिचुएशन। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक ही हथियार होता है सर, वो होता है हमारा अपना विल पावर। हमारा विल पावर अगर सर हमारे साथ है तो कोई भी प्रॉब्लम जो है, कोई भी चीज सामने वाली जो है विपरीत, जो कि हमको आगे बढ़ने में रोकेगी, वो हमें सर हिला नहीं सकती है। आफ्टर ऑल व्हेन देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। बस यही मैं कहूंगी। एक सवाल था मेरा, दर्शक ने पूछा था कि पूछिएगा जरूर मैम से, कि जब आप खेलना शुरू की थी और खास करके अब लड़कियों के खेल के प्रति या लड़कियों को लेके समाज में कितना बदलाव हुआ है? सर थोड़ा सा आवाज सर आई नहीं, एक बार फिर से सर। मेरा सवाल था कि जब आप खेलना शुरू की थी और खास करके अब लड़कियों को लेके आप खेल में किस तरीके के बदलाव देख रही हैं, किस तरीके के उनके लिए रास्ते खुले, कैसा देखती हैं आप? सर अब तो बहुत रास्ता खुल चुका है सर, अब बहुत रास्ते खुल चुके हैं। लेकिन जिस जमाने में हम लोग करते थे ना सर, बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि सर 89-90 के आसपास की मैं बात कर रही हूँ सर। उस समय जो है, मैंने पहले ही बोला सर कि लड़कियों के लिए, लेडीज के लिए समाज बहुत अच्छी नजर से खेलना नहीं देखता था। तो उस समय में सर जो है हाफ पैंट पहन के सर ग्राउंड पे दौड़ना, आप समझ सकते हैं। और मैं तो पूर्वांचल की थी सर, पूर्वांचल। अब सोचिए कि सर मैंने चर्चा की आपसे कि जहाँ पे मैं यूपी कॉलेज ग्राउंड पे थी, वो पूरा लड़कों का सर ग्राउंड था। और जब भाई चूंकि मेरा हर्डल इवेंट है, हर्डल को क्रॉस करनी है, तो भाई लोअर पहन के तो हम लोग नहीं कर सकते। तो तब हम अपने शॉर्ट्स पे हमें आना होता था। तो सर जिस दिन मुझे शॉर्ट्स में प्रैक्टिस करनी होती थी, ऐसे सर मैं लोअर में करती थी सर, लेकिन जिस दिन मुझे शॉर्ट्स में प्रैक्टिस करनी होती थी, उस दिन हमारे कोच सर जो है सभी मेरे चलते और सारे लड़कों के, क्योंकि उस एथलेटिक्स खेल में सर मैं अकेली थी, कोई एथलेटिक्स में ऐसी अकेली कोई लड़की नहीं थी, सिर्फ लड़कों के बीच में मैं रहती थी। मैं ही अकेली थी जो एथलेटिक्स की मैं प्रैक्टिस करती थी, बाकी सब लड़के थे। वो ग्राउंड ही सर बहुत क्रिकेट था, वॉलीबॉल था, अधिकतर लड़कों की संख्या रहती थी। अब आप समझिए सर कि उन लोगों के बीच में करना, और बाहर ग्राउंड के बहुत से पब्लिक भी देखती रहती थी सर, तो हम लोग भी सर उससे थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब होते थे।
तो मुझे सर दोपहर में ही बुला लेते थे, ऐसे 4 बजे 5 बजे प्रैक्टिस होती थी सर। लेकिन हम लोगों को उस दिन सर जब सबको बुला लेते थे सारे लड़कों की कि भाई आना है, तो उनको मेरा भी ध्यान रहता था। तो शाम को सर मैं नहीं प्रैक्टिस कर सकती थी 4, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी सर, हाफ पैंट पहन के शाम को 4-5 बजे, तब तक पूरा ग्राउंड भर जाता। लगता है कि अब बदल चुका है पूरा? सर बिल्कुल बदल चुका है सर। अब लड़कियां सर खेल में काफी आगे आ रही हैं, पेरेंट्स भी बहुत अवेयर हो चुके हैं, खेल का दिन प्रतिदिन जो स्कोप बढ़ता चला जा रहा है। हमारी सरकार जो है रेसलिंग जैसे खेलों में भी आप देखिए तो लड़कियां इतना नाम कर रही हैं, जबकि उस जमाने में कुश्ती में तो लड़कियां एक तरीके से ना के बराबर थी सर। खेल को ही वो पूरा मानते थे, लड़कियों को खेल में डालना। और आज तो सर कुश्ती जैसे खेल में भी लड़कियां आगे आ रही हैं, बल्कि खेल का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा सर जिसमें लड़कियां आगे ना हो। बिल्कुल है, और सरकार भी काफी ध्यान दे रही है इस चीज को, काफी जो है इस तरीके से जो है खेल के साथ साथ हमारे सीमाओं पे भी लड़कियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और हमारी देश की बेटियां सीमा पे खड़ी हुई हैं, फाइटर प्लेन भी चला रही हैं। तो बेटियां हर जगह आगे हैं, बस उनको मौका मिलना चाहिए किस तरीके से वो अपनी प्रतिभा को आगे दिखाती हैं। हाँ जी सर, 89-90 में सर ये चीजें नहीं थी, लड़कियों के लिए दिक्कतें होती थी सर, बहुत दिक्कतें होती थी। मैं भी उस चीज का शिकार हुई, और शायद इन्हीं सब कारणों से सर, क्योंकि मेरा परिवार बहुत सपोर्ट किया सर, इतना मैं बताती हूँ, लेकिन समाज के कारण सर मेरा भी सिलेक्शन सर 8th क्लास के बाद जो है साई हॉस्टल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सर महारानी लक्ष्मीबाई जबलपुर में मेरा सिलेक्शन हो गया था सर। और मैं बहुत उत्साही थी। पीटी उषा के जो कोच थे जयेश भाटिया सर ने मुझे बोला कि तृप्ति तुमको जाना है, प्रैक्टिस वहां से शुरू करो। लेकिन सर मैं नहीं जा पाई। क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि समाज के लोग ही जो है इस तरीके की भर भर के बातें जो है परिवार में बातें करते हैं। उस समय तो कुछ ज्यादा ही होता है। तो मैं सर, मेरे भी पिताजी एक बार डर से गए लोग, मुझे ये सेंटेंस याद है सर, बिटिया बहुत छोटी है अभी सर आपकी, अभी सर 8th क्लास में है, आप सर उसको कहाँ भेज रहे हैं मध्य प्रदेश में, आपकी आंख के सामने नहीं रहेगी। और स्पोर्ट्स हॉस्टल में लड़कियां जाती हैं तो बिगड़ जाती हैं, और जब लड़की आपकी वापस आएगी तो आप अपनी बेटी को पहचान नहीं पाएंगे। अब सर आप बताइए, आप समझ सकते हैं सर, तो बहुत सी यही सारी प्रॉब्लम्स हमने फेस किया, और मैंने खेल को छोड़ दिया 2000 में। जो आपके पिता को उन बात बोले होंगे, तो आज उनको जवाब आपने मेडल लाके दे दिया, उनको जवाब मिल गया, उनको प्रमाण पत्र मिल गया। अब वो शायद वो किसी दूसरे बेटी के लिए ऐसे सब अभी छुट्टी है नहीं जाना चाहिए। सर फाइनली मैंने अपनी मंजिल को पाया, मैंने प्रूफ किया, अपने पिताजी के सपनों को मैंने पहले पूरा किया, और आज मुझे सर ये इसकी कीमत समझ में आती है सर। और ये बात मैं जरूर बोलूंगी कि सर मैं एक खिलाड़ी से देखिए तो जब खेलता है तो खेल के क्षेत्र में ही अधिक से अधिक उपलब्धियां हासिल करता चला जाता है। लेकिन सर मैंने जो है खेल भी किया, पढ़ाई भी की, और पढ़ाई के क्षेत्र में भी सर ऐसी शायद ही कोई डिग्री होगी सर जो मैंने हासिल नहीं किया। हाँ, ये सर लोगों के आशीर्वाद, लोगों के सर मैं बोलना चाहती हूँ सर, लोगों के आशीर्वाद से सर, लोगों के सर दुआ से जो है, और भगवान की लीला देखिए कि इतने खूबसूरत तरीके से उन्होंने मुझे एक एक कदम कराया सर। 2000 तक मैं पूरा खेली, मैं पूर्वांचल की सर, मैं 1998, 1999, 2000 की 100 मीटर हर्डल की कंटिन्यू सर 3 इयर्स में चैंपियन रही सर। स्टेट लेवल में भी मैंने वहाँ पे ओपन मीट रिकॉर्ड, मैंने सर वहाँ पे ओपन में मैंने रिकॉर्ड बनाया है सर हर्डल में। लेकिन सर देखिए अब उस दौरान खेल मेरा छूट गया सर। क्यों छूटा? समाज की वजह से छूटा, क्योंकि परिवार से भी मैं भी परिवार से भी मैंने संघर्ष किया, क्योंकि छोटी थी तो मैं खूब खेली, जब बड़ी होने लगी तो समाज के लोग बोल बोल के कहीं ना कहीं घर वालों को भी जो है डरा से देते हैं। तो मैं फाइनली सर मैंने खेल को छोड़ दिया सर 2000 में। फिर मैंने पूरी डिग्रियां हासिल की, मैंने बीपीएड किया सर, मैंने एमपीएड किया बीएचयू से किया, मैंने एमफिल किया, मैंने योग डिप्लोमा कोर्स बीएचयू से किया, योग सर्टिफिकेट कोर्स बीएचयू से किया सर, मैंने पीएचडी की। और पीएचडी भी सर बता रहे आज तक सर पूरे ऑल ओवर इंडिया में आज तक बता रहे सर, इससे संबंधित जो मेरा टॉपिक था सर वो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड था, एंशिएंट टू मॉडर्निज्म, हाउ से मॉडिफिकेशन, टाइमिंग और स्टडी, इससे रिलेटेड भी सर अभी तक देखे तो कोई रिसर्च वर्क नहीं हुआ है। ये सर एक बैकबोन है रिसर्च के लिए जो मेरा टॉपिक था सर। और मैंने कई वर्कशॉप अटेंड किए सर, 20 साल की मैं कहानी बता दी सर। मैंने पूरा वर्कशॉप कई अटेंड किया, फिजिकल एजुकेशन के सेमिनार अटेंड किया, कॉन्फ्रेंस अटेंड किया सर। मैंने 22 इंटरनेशनल पेपर पब्लिश किए हैं, 20 नेशनल पेपर पब्लिश किया, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन का मैंने जो है यहाँ तक का मैंने सफर तय किया। और ये भी बताऊं सर कि अभी जो है मेरी 5-6 बुक्स जो है मेरे रिसर्च से। आप किताब भी लिख रहे हैं, किताब किस टॉपिक पे हो? क्या 4-5 किताबें आप लिखने वाली? सर ये 4-5 क्या सर, ये मेरी 5-6 टोटल 6 बुक मेरी बहुत जल्दी सर मार्केट में आने वाली हैं सर। और मेरे पूरे रिसर्च चल रहा है जी बहुत जल्दी जो है ये अब जो है समाज में, सोसाइटी में, लोगों के बीच में जो है अवेलेबल हो जाएगी। सभी मेरे जो है योग पे, खेल कूद पे, मतलब फिजिकल एजुकेशन को लेकर के सर उसी पे मेरी सारी किताबें हैं सर। अब देखिए सर, मैं बता रही थी 2000 के बाद खेल छोड़ने के बाद ये सारी मैंने सफर तय किए सर। लेकिन
जिस चीज के लिए भगवान ने मुझे भेजा था वो मेरा छूट चुका था सर। मैं हर दिन हर पल, मैं भी पेपर में जब पढ़ती थी कि मेरे साथ के जो बच्चे यहाँ पे खेल में नाम कर रहे हैं, पढ़ाई तो सर मैंने अपने पापा के सपनों को पूरा करने के लिए किया था, लेकिन मेरा सपना क्या सर, मेरा सपना तो उसी समय छूट गया 2000 में। मैं हर पल सर उसे मिस करती थी। और सर 20 साल के बाद जबकि मेरी एक बेटी शादी हो चुकी थी सर, तब भी मेरी सर वो मेरी खेलने का जो मेरा एक जज्बा था वो मरा नहीं था सर। और मैं 2019 में मैं फिर से अपने खेल की दुनिया में सर मैंने कदम रखा सर। और सर बाकी कहानी सर आप लोग को मैंने बता दिया पहले ही सर। मैं 3 ही मैंने सर कंपटीशन किया, 2 नेशनल और 1 अंतर्राष्ट्रीय, और हर जगह मैंने सर गोल्ड मेडल ही लिया। और एशियाड में मैंने सर जो गोल्ड मेडल लिया था, मैं ये बताते चलूं, मलेशिया में जो अभी हुआ था 2019 में सर, वहां पे मैंने अपने इंडिविजुअल इवेंट में सर मैंने ही अकेले पहला और अंतिम मेरा ही गोल्ड मेडल था। यहाँ तक कि कोई सिल्वर कोई ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं था सर। तो ये आप लोगों के सर, सभी लोगों के, देशवासियों के सर आशीर्वाद, उनकी दुआ, क्योंकि किस्मत भी सर बहुत होती है मेहनत के अलावा। आखिरी सवाल मेरा है कि आपका इतना खूबसूरत सफर रहा, संघर्षों भरा रहा, अब आप एक नई उपलब्धि आप ऐड करती जा रही हैं, क्या हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? दर्शकों को सर बस मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर तृप्ति सिंह, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय एथलीट, अभी मेरा जो मेन जो भी हमारा कंपटीशन होना है सर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। और सर मैं यही मानती हूँ कि मेहनत से बढ़ के सर लोगों के आशीर्वाद और दुआ काम करती है। तो मैं अपने सभी देशवासियों से मैं सिर्फ आग्रह करती हूँ कि मुझे आप सभी लोगों का मुझे आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों की दुआ चाहिए कि मैं फिर से जो है उस विदेश की धरती पे जा करके, अभी कहाँ पे संपन्न होगा, कब संपन्न होगा सर ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि 2021 के आसपास ही अभी हो पाएगा मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो मुझे आप सभी लोगों का 135 करोड़ देशवासियों की मुझे दुआ, उनका आशीर्वाद चाहिए सर, ताकि मेहनत तो हम लोग सर करते हैं, लेकिन लोगों का आशीर्वाद दुआ भी बहुत कारगर सिद्ध होती है सर। स्पोर्ट्स में लक बहुत चलता है सर। तो सर मुझे सभी लोगों के आशीर्वाद दुआ चाहिए सर, ताकि मैं फिर से विदेश की धरती पे जा करके मैं फिर से गोल्ड मेडल ही लेकर के आऊँ, और गोल्ड मेडल ही ले आऊँ, न कि सिल्वर न ब्रॉन्ज सर। बिल्कुल, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी प्रतियोगिता के लिए हमारे दर्शकों और हमारे चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई। भारत का नाम ऐसे आप रोशन करते रहें और तिरंगा ऐसे फहराते रहें। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और हमारे दर्शकों को जरूर आपसे कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।